जिस दिन मेरी भाभी नहाकर नया सूट पहनती तो मेरा भाई उस दिन पूरी रात भाभी को कमरे के बाहर खड़ा कर देता। एक दिन भाभी से पूछा तो कहने लगी कि किसी दिन खुद देख लेना। भाभी के इस अजीब सवाल पर मैं बहुत परेशान हो गई। भाभी का राज जानने के लिए एक दिन मैं नहाकर भाभी के कपड़े पहनकर कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने भाई पर पड़ी तो हैरान हो गई, क्योंकि भाई के इर्द गिर्द तो मेरा एक ही भाई था और उसका नाम सफर था। मेरी माँ को मेरा भाई पर बड़ा मान था, जैसे कि माँ को अपने बेटों पर होता है। लेकिन मेरी माँ तो सफर भाई की इतनी ज्यादा तारीफें करती थी कि इतना तो असल जिंदगी में वो अच्छा नहीं था। जब उसको गुस्सा आता तो वो मेरी माँ के सामने भी ऊंची आवाज में बोलता था। मुझे पढ़ाई करने से मना कर दिया था। फिर अम्मी ने जिद की कि मैट्रिक के बाद घर बैठ जाएगी तो लोग बातें करेंगे। सारे मोहल्ले में उसकी इज्जत नहीं थी, बल्कि उसका डर था। लोग उससे डरते थे। एक दफा मोहल्ले की एक लड़की की इज्जत पर हमला हुआ था और मेरे भाई ने उन लोगों को पकड़कर बहुत मारा था। तब से मेरा भाई पूरे मोहल्ले में मशहूर था कि बड़ा ही इज्जतदार इंसान है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे भाई की कमाई ज्यादा हुई तो वो कुछ ऐश परस्ती में पड़ गया था। उसने सिगरेट पीना शुरू कर दी। वो रात को देर से भी आता था और उसने शराब भी पी होती थी। अब इसके अलावा क्या बुरा काम करता था ये हमें नहीं पता, लेकिन अम्मी के दिमाग में वो ही रिवायती सोच थी कि उसकी शादी करवा दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियां पड़ेंगी, बीवी आ जाएगी घर में तो फिर कहीं बाहर भी नहीं जाया करेगा और खुद ही बीवी इसको मना करेगी, ये शराब भी नहीं पिया करेगा। जबकि निहायत ही ये बुरी सोच थी। जिस लड़की को आप ब्याह कर ला रहे हैं वो कोई डॉक्टर नहीं है जो आकर आपके बेटे को ठीक कर देगी। ना ही शादी कोई तरीका इलाज है। शादी एक जिम्मेदारी है जो ऐसे इंसान पर पड़नी चाहिए जो उसको निभाने के काबिल भी हो। बहरहाल भाभी भी घर आ गई और भाभी के घर आते ही भाई में थोड़ी बहुत तब्दीली भी आई थी। लेकिन उसके बाद एक अजीब सी हरकत होने लगी जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। पहली बात तो ये थी कि भाभी हमसे भी ज्यादा बात नहीं करती थी। वो बहुत ही कम गो थी। अम्मी ने कहा कि अच्छी बात है, टर टर बोलने वाली लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन भाभी ना सिर्फ खामोश रहती थी बल्कि डरी सहमी रहती थी। मैंने अपनी अम्मी को कहा भी कि भाभी के साथ कोई मसला है तो कहीं भाई इसके साथ लड़ता तो नहीं है। तो अम्मी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस खानदान के मर्द अपनी बीवियों के बड़े प्यारे हैं। एक ईंट उठाओ नीचे से 20 रन मुरीद निकलते हैं। तेरा भाई तो बड़ा आशिक मिजाज है। वो तो 10 साल का था तो कहता था कि मेरी शादी करवा दो। वो तो फिर घर की जिम्मेदारियों में उलझ गया। इतना खूबसूरत नौजवान है, उसको तो खुश होना चाहिए कि उसे इतना खूबसूरत शौहर मिल गया है कोई पूरे मोहल्ले में मेरे बेटे जैसा। मेरी माँ की तो बस भाई की तारीफ करना शुरू जो हो जाती, लेकिन भाभी के साथ कोई मसला था। एक दिन मैं ये देखकर हैरान हुई कि भाभी मेरे भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी, जैसे किसी स्कूल में किसी बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता था और कहा जाता है कि तुम क्लासरूम से बाहर खड़े हो जाओ, जबकि रात का वक्त था। इस वक्त तो भाभी को अंदर होना चाहिए था। उसने सर भी झुकाया हुआ था। जब मैं पास गई तो मुझे देखकर उन्होंने आंसू साफ कर लिए थे और आज तो उन्होंने नया सूट पहना था, नहा कर आई थी। मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है भाभी। मेरी भाभी के लंबे बाल थे, उनका नाम सारा था। मैंने कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन ऐसे बाहर क्यों खड़ी हैं और रो क्यों रही हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रो नहीं रही, मेरी आंख में कोई चीज चली गई थी। लेकिन मुझे पता था कि वो रो रही थी। मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी हैं? भाई तो कमरे में है, फिर आप बाहर क्या कर रही हैं? तो कहने लगी कि यूं ही खड़ी हूँ। मैंने कहा अच्छा। मुझे वो बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैं भी वहां से चली गई। मैं किचन में चली गई और अपने लिए खाना बनाने लगी। किचन से भाई के कमरे का दरवाजा नजर आता था। भाभी अभी तक वहीं पर खड़ी थी। मैं जब तक खाना बनाती रही मैंने रोटियां भी बनाई, साथ कुछ लवाजमात भी बनाए। भाभी वहां से टस से मस ना हुई। मेरी तरफ भाभी की पुश्त थी। पता नहीं भाभी शायद रो भी रही थी, लेकिन वहां क्यों खड़ी थी जबकि भाई तो कमरे में बैठा था। कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था और दरवाजे के आगे पर्दा लगा हुआ था। वो शायद नहा कर आई थी। इतना प्यारा सूट पहनकर खूबसूरत लग रही थी। भाई को तो चाहिए था कि उनको कमरे से बाहर ही ना जाने देते, लेकिन वो बाहर खड़ी थी। खैर मैं खाना बनाकर कमरे में चली गई और जब सुबह को वापस आई तो भाभी वहां पर नहीं थी। अब पता नहीं वहां पर खड़े होकर क्या कर रही थी। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। एक दिन भाभी हमारे साथ ही बैठी थी। भाई का फोन आया। उसने कहा कि दोपहर का खाना घर पे नहीं खाऊंगा, वरना भाई का हुक्म था कि भाभी खाना सिर्फ उनके साथ ही खाएंगी। काफी देर से भाभी को बहुत भूख लगी हुई थी।
फिर मैंने उनको कहा कि भाई तो नहीं आए, चले आज आप हमारे साथ बैठकर खाना खा लें। लेकिन जब भाभी हमारे साथ बैठी तो अम्मी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अजीब सी बू आ रही है, कहीं तुमने कमरे में कोई पोछा तो नहीं मारा था? तो मैंने कहा कि मैंने तो पोछा मारा है, पता नहीं बदबू कहाँ से आ रही है। मेरी भाभी सर झुकाकर बैठी रही और जल्दी जल्दी खाना खाकर वहां से चली गई। जैसे ही भाभी वहां वापस गई, अचानक से बदबू खत्म हो गई। मेरी माँ ने कहा कि लगता है कि बदबू उसी से आ रही थी, लेकिन ये तो ऐसी नहीं है। फिर ऐसी गंदी होकर क्यों फिर रही है? क्या ये नहाती नहीं है? मैं समझाती हूँ इसको। मैंने अम्मी को रोक दिया। मैंने कहा अम्मी अच्छा नहीं लगता, हो सकता है उनका नहाने का दिल ना कर रहा हो। तो मेरी अम्मी ने कहा कि क्यों, ये कौन सा दिसंबर का महीना है जो उनका नहाने का दिल नहीं कर रहा? ये जून का महीना है, इंसान को रोज नहाना चाहिए और शादीशुदा औरत को तो अपने आप को बहुत ज्यादा साफ रखना चाहिए। मर्दों को इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। तू भी ये बात अपने जहन में रख। जब तेरी शादी होगी तो साफ सुथरी रहना, नहीं तो तेरा मर्द तुझे अपने दिल से उतार देगा। ये बात भाभी को समझाना जरूरी है। मैं बात करके आती हूँ। अम्मी चली गई। अब खुदा जाने उनको क्या कहा था और भाभी को ये बात कितनी बुरी लगी होगी, लेकिन वो अगले दिन भी नहीं नहाई। भाभी को ना नहाए हुए चौथा दिन था और सुबह सुबह उनके हाथ में एक नई अंगूठी थी। उनका सारा सामान हमने ही खरीदा था और शादी के बाद से वो बाजार भी नहीं गई थी। इसलिए मैंने पूछा, भाभी ये अंगूठी कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने सुबह सुबह ही दी है। वो इस बात पर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा वाह, लगता है आजकल भाई का मूड बहुत अच्छा है। खैर अच्छी बात है ना, तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाभी ने जेरे लब कहा कि हाँ अभी तो मूड अच्छा है, लेकिन कोई पता नहीं रात तक उनका मूड फिर से खराब हो जाएगा। मैंने कहा क्यों, मूड क्यों खराब हो जाएगा? आपने क्या उनकी कोई बात नहीं मानी? तो कहने लगी कुछ नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। जैसे कोई इंसान गुनाह करने से पहले परेशान होता है या कोई ऐसा काम करने लगता है जो उसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए और उसको पता है कि मैं ये काम गलत कर दूंगा। मेरी भाभी बहुत डरी हुई थी और यहाँ से थोड़ी देर के बाद वो नहाने चली गई। क्या वो नहाने की बात कर रही थी? लेकिन नहाना तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसमें कोई गुस्सा करे। खैर बाकी भाभी के वजूद से काफी बू आ रही थी। वो नहाकर वापस आई तो बहुत प्यारी लग रही थी। आज उन्होंने फिर से नया सूट पहना था। मैंने उनको ये नहीं कहा कि इसी तरह नहा धोकर रहा करें, अच्छी लगती हो, पर उनकी तारीफ कर दी ताकि वो खुद समझ जाएं कि नहा धोकर रहेंगी तो सब उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन जब भाई घर आए तो फिर से एक मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। भाई घर आ चुके थे और मेरी भाभी फिर से दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। इस दफा तो वो बाकायदा रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? तो मुझे चुप रहने का इशारा किया कि चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भाई सुन लेगा। मैंने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप और क्यों कमरे से बाहर खड़ी हैं? तो कहने लगी कि तुम भी एक दिन समझ जाओगी कि ये सब कुछ क्यों होता है, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। भाभी ने मजीद रोना शुरू कर दिया। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा और उनको एक तरफ ले गई। मैंने कहा क्या बात है, मुझे पूरी बात बताएं। तो कहने लगी कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई शराब पीता है। मैंने कहा हमें पता है, लेकिन अम्मी कहती थी कि शादी हो जाए तो ये सब कुछ छोड़ देगा। मेरी भाभी ने कहा कि क्यों छोड़ देगा, कैसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ा है उसने ये सब कुछ। मैंने कहा कि ठीक है अगर वो शराब पीते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक इस बात से क्या है? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? उन्होंने आपको बाहर क्यों निकाला है? तो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे वहीं पर खड़ा रहने दो। मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। खैर थोड़े दिनों के बाद फिर से भाभी ने नहाना छोड़ दिया और उनके वजूद से फिर से बू आने लगी, वो भी बहुत ही बुरी। ज्यादा गर्मी का मौसम था। कोई भी इंसान अगर 3 से 4 दिन तक नहीं नहाएगा तो उसके साथ यही होगा। भाभी जब अम्मी के पास आकर बैठ जाती तो अम्मी सरेआम नाक पर हाथ रख लेती या अपना दुपट्टा रख लेती। मैंने अम्मी को इशारा किया कि ऐसा ना करें, तो अम्मी कहती आखिर इसको नहाने में मसला क्या है, क्यों नहीं नहाती है ये? क्या इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं समझा के भेजा है? लेकिन भाभी बहुत ज्यादा परेशान भी रहती थी और शर्मिंदा भी नजर आती थी। एक दिन भाभी नहाई और फिर से दरवाजे के आगे खड़ी हो गई, लेकिन जिन दिनों वो नहा नहीं रही थी उन दिनों भाई का मूड बहुत अच्छा था। भाई उनके लिए तोहफा भी ला रहे थे और रात को उनके लिए बिरयानी भी लाए थे, क्योंकि घर में दाल पक्की थी और भाभी ने कहा था कि दाल खाने से मैदे में जलन होती है। इतने नखरे तो वो उनके उठाते थे। फिर वो ऐसा क्यों करते थे कि जब भी वो नया सूट पहनती और नहा धोकर साफ सुथरी हो जाती तो वो उनको कमरे से बाहर निकाल देते थे। इन सारी बातों का क्या मतलब था?
अम्मी तो कहती थी कि मर्द को साफ सुथरी औरत अच्छी लगती है, जिसके वजूद से खुशबू आ रही हो, उसने अच्छे से बाल बनाए हो, नया सूट पहना हो। मेरी भाभी थी खूबसूरत, उनका गोरा रंग था, उनको हर कलर का सूट अच्छा लगता था। लेकिन ये क्या चक्कर था कि जिस दिन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और साफ सुथरी नजर आती थी, उस दिन भाई उनसे झगड़ा करके उन्हें कमरे से बाहर निकाल देते थे। और जिस दिन भाभी के वजूद से गंदी बदबू आ रही होती थी, उस दिन भाई उनके सदके वारी जाते थे, उनके लिए तोहफे भी लेकर आते थे। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन मुझे शक हो गया था कि इस घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरे भाई को किस किस्म के शौक थे। जब मैं भाभी से कुछ पूछ रही थी तो वो कह रही थी कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा, और एक दिन मुझे मौका भी मिल गया। सारा कुछ मेरे हक में था। सुबह सुबह अचानक से भाभी अपनी मायके चली गई। उनको कॉल आई थी कि उनकी अम्मी की तबीयत खराब है। मेरी अम्मी भी घर पे नहीं थी, अपनी किसी खाला के घर गई थी। मुझे मेरी भाभी ने कहा कि तुम्हारा भाई फोन नहीं उठा रहा, जब वो आए तो उनको बता देना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं मैके गई हूँ, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे। मैंने कहा क्यों डांट पड़ेगी, क्या अपने मैके जाना बुरी बात है? क्या आप अपने मैके नहीं जा सकती? तो उन्होंने कहा कि बिना बताए तो नहीं जा सकती ना। मैंने कहा कि मैं हूं ना, मैं भाई को बता दूंगी, आप आराम से जाएं। और भाभी जल्दी में अपना फोन भी घर ही भूल गई। उनकी माँ की तबीयत खराब थी, माँ बेटी का मामला था, लेकिन आज मेरे दिमाग में एक प्लान आ चुका था और मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। भाई घर आया तो सीधा कमरे में चला गया। कमरे के दरवाजे के बाहर पर्दा तो रहता ही था, क्योंकि नया शादीशुदा जोड़ा था, इसलिए अम्मी ने कहा था कि अगर दरवाजा खुला भी हो पर्दा गिराया करो, क्योंकि गर्मी की वजह से दरवाजा बंद नहीं रखते थे, तो आगे पर्दा जरूर डाल के रखते थे, क्योंकि अम्मी कहती थी कि घर में जवान बहन है, अच्छा नहीं लगता है। भाई कमरे में चला गया और वहां से आवाजें देने लगा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जल्दी जल्दी नहा धोकर भाभी के कपड़े पहनकर पर्दे के आगे खड़ी हो गई। इस तरह खड़ी हो गई कि भाई को सिर्फ मेरे पाँव ही नजर आ रहे थे। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, मैंने जूता भी भाभी का ही पहना था। मैं भी भाभी की तरह गोरी खूबसूरत थी, मेरा रंग भी भाभी जैसा ही था। अब मैं वहां पर खड़ी थी, भाई ने देख लिया कि मैं बाहर खड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई अजीबो गरीब किस्म की बातें करने लगा। मुझे पहले तो समझ नहीं आ रही थी, पर जब समझ आई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। अच्छा, तो आज फिर नहाई है? नहीं तो मुझे एक बात बता कि तू बड़ी नेक पारसा है, बड़ी खूबसूरत है, नहाएगी नहीं तो मैली हो जाएगी, हाथ पांव तेरे काले हो जाएंगे। बड़ी तू नमाजी औरत है, तेरे से ज्यादा कोई नमाजी औरत इस दुनिया में नहीं है जो तू रोज रोज नहाती है। मेरे भाई ने कहा और कोई चीज उठाकर मेरे कदमों के करीब फेंक दी। अब क्या बुत बनकर खड़ी है? आज तुझे तेरी औकात याद आ गई है। मेरे आने से पहले ही गलती की है नहाने की, तो मेरे आने से पहले इस जगह खड़ी हो गई है। इसका मतलब कि बेइज्जती की आदत हो गई है अब तुझे। मुझे अब बातों से नहीं बल्कि तुझे लातों से सीधा करना पड़ेगा। बातों की तो अब तुझे आदत सी हो गई है, अब मुझे अपने हाथ चलाने पड़ेंगे। जब मैंने कहा है कि मुझे नहाई हुई औरत नहीं पसंद, तो क्यों नहाती है तू? मेरा भाई इतनी बुरी तरह चिल्ला रहा था। आज समझ आया कि भाभी वाकई उनसे क्यों डरती थी। आज मुझे पता चल गया कि मेरा भाई इस बात पर उन्हें डांटने लगता था कि वो नहाई क्यों, लेकिन इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि उनको इस बात से क्या मसला था। मेरे भाई ने मजीद बातें सुनाना शुरू कर दी कि एक काम से मना किया है फिर भी करती है, जिद लगाती है मेरे साथ। तू क्या चाहती है कि मैं गुस्सा करूं? मेरा गुस्सा तुझे अच्छा लगता है? थोड़ी देर के बाद भाई बुरी गालियां बकने पर आ गया और मेरा भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने अचानक से पर्दा हटाया तो भाई मुझे देखकर हैरान रह गया और मैं भाई को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि मेरा भाई सामने बैठा कोई अजीब सी चीज खा रहा था जिससे बहुत ही बुरी बू आ रही थी। मेरे भाई ने भी एक साथ कहा कि तू यहाँ पर अपनी भाभी के कपड़े पहनकर क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कहाँ है? मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ये खाना तो हलाल नहीं है, इसको तो नहीं खाना चाहिए। मैं हैरान रह गई तो मेरे भाई ने सर झुका दिया और कहा कि इसका मतलब है कि सारी बातें तुमने सुन ली हैं। मैंने कहा कि मैंने सारी बातें सुन ली हैं और अब आप मुझे बताएं कि क्या बात है। आप भाभी के साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं? इतनी अच्छी बीवी मिली है आपको और आप उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? क्या हो जाएगा जो वो नहा लेंगी तो? और आप यहाँ बैठकर ये गंदी चीजें क्यों खा रहे हैं, जबकि घर में अच्छा खाना आपके लिए बनाया गया है? भाभी अपने मायके गई हैं, उनकी अम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इस घर में होने वाली हरकतों की वजह से काफी परेशान थी, इसलिए मैंने ये देखना था कि आप भाभी पर गुस्सा क्यों करते हैं। और फिर भाई ने मुझे आराम से सारी बात बताई। मैं हैरान ही रह गई। उन्होंने कहा कि पहले हमारे घर में बहुत ज्यादा गुर्बत थी, तो उस वक्त तुम 2 साल की थी।
तुम्हें ये बात याद नहीं होगी, हमारे घर में इतनी गुर्बत थी कि खाने को 1 रुपया नहीं होता था। घर के कोनों खुदरों से मैं 1-1 रुपए के सिक्के जमा करके 10-12 रुपए का सालन लेकर आता था, तो हम 3 बंदे सालन खा लेते थे। उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं शक्ल का तो अच्छा था, लेकिन मेरे पास कोई हुनर नहीं था और तालीम की डिग्री भी नहीं थी। समझ नहीं आती थी कि क्या करूं। फिर बाबा भी इस दुनिया से चले गए। तब मैं एक आमिल बाबा के पास गया और उसने मुझे कहा कि तू एक अमल कर ले तो तेरे पास दौलत खत्म नहीं होगी, लेकिन उस अमल में तुझे नहाना नहीं है, नापाक चीजें खानी है, कोई अच्छा काम नहीं करना। अगर कल को तू शादी करता है तो फिर अपनी बीवी को भी कहना है कि वो गंदगी में रहे, वो नहाए नहीं। तो इस तरह तुम्हारे पास दौलत की रेल पेल हो जाएगी। उसने मुझे पढ़ने के लिए कोई चीज भी बताई थी, और जब मैंने ये सब कुछ किया और मैं गंदा रहने लगा, गंदगी में रहने लगा, गंदी चीजें खाने लगा, तो वाकई हमारे घर में दौलत आने लगी और आज ये घर इसी दौलत से ही चलता है। तुम खुद बताओ, क्या चीज है जो नहीं है? क्या आज तक मैंने कभी कहा है कि मैं नहीं लेके दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है? मैं इसलिए शादी भी नहीं करना चाहता था कि फिर औरत मेरी बात नहीं मानेगी, माने ना माने, इसीलिए तुम्हारी भाभी को कहता हूँ कि वो भी गंदी रहे। और वो 3-4 दिन गंदी रहती है, लेकिन फिर उसको कुछ हो जाता है। वो कहती है मैं नमाज नहीं छोड़ सकती और जाकर नहा लेती है। इसीलिए जिस दिन भी वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनती है, मेरा उससे झगड़ा हो जाता है। मैं गुस्से से उसे कमरे से निकाल देता हूँ, क्योंकि अगर हम इस तरह सफाई में रहने लगे तो मेरी दौलत बंद हो जाएगी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया और मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने मेरे भाई को कहा कि भाई आप किस तरह की बातों में पड़े हैं? आपको ये गलत बात किसने कही है? आप मेहनत करते हैं, इसीलिए आपको पैसे मिलते हैं। अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है, उसको जो मेहनत करेगा, और सफाई तो निस्फ ईमान है। आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, आप शिर्क कर रहे हैं। भाई आपको इसकी सजा मिलेगी, जो आपके पास है वो भी चला जाएगा। आप ये सब कुछ करना छोड़ दें, ये गंदी चीजें नहीं खाएं। मैंने वो चीज उठाकर कूड़े में फेंक दी और भाई को समझाया। भाई ने कहा अगर फिर से हम पर गुर्बत आ गई तो अब तुम और तुम्हारी भाभी भी है और वो माँ बनने वाली है। सुबह ही उसने मुझे ये बात बताई है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, अल्लाह हमारे साथ है। भाई ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई के खर्चे हैं, मुझे तुम्हारी शादी भी करनी है। मैंने कहा कि आप भरोसा करें, अभी से सब कुछ छोड़ दें और तौबा करें। मैंने भाई को अपनी कसम दे दी। मैं उनकी छोटी बहन थी, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। उसने मेरी बात मान ली। वो नहा धोकर पाक साफ हो गए। जब भाभी वापस आई तो जाए नमाज पर बैठा देखा। मेरी भाभी ने देखा उनको तो वो हैरान रह गई, क्योंकि जैसे ही वो घर में कदम रख रही थी, इसलिए उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाँ में सर हिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई ने सारे इस तरह के काम छोड़ दिए और 5 वक्त का नमाजी हो गया। मेरी भाभी भी खुश थी, हमारे घर का माहौल भी ठीक जा रहा था। फिर एक दिन हमें यह खबर मिली कि जिस बंदे के साथ मेरे भाई ने गाड़ियों की पार्टनरशिप की हुई थी, वो बंदा हमेशा के लिए बाहर के मुल्क जा रहा है। इसलिए उसको अच्छी नौकरी मिल गई है और वो चाहता है कि मेरा भाई पूरे का पूरा कारोबार खुद ही संभाले। यानी मेरा भाई इस कारोबार का इकलौता वारिस था, क्योंकि वो बंदा वैसे भी बहुत अमीर था, उसे थोड़े से प्रॉफिट की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब कि हमें फायदा ही हुआ। मेरे भाई ने भी कहा कि ठीक है, रिस्क तो अल्लाह ही देता है। भाई ने दिल से तौबा कर ली और अब वो हमेशा साफ सुथरा रहने लगे। हम भी इस बात से खुश थे कि भाई सही रास्ते पर आ गए और इस घर में भी हलाल की कमाई आ रही है। भाभी ने भी खुशखबरी सुना दी थी, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन आज भी सोचती हूँ कि मेरे भाई को जिसने इस तरफ लगाया वो भी बहुत बुरा इंसान था, क्योंकि ये तो सच है कि इस तरह के अमल होते हैं और इन अमलियात में आपने गंदगी में रहना होता है, नजिस चीजें खानी होती हैं, नमाज भी नहीं पढ़नी होती। और वाकई इस तरह के लोग अमल तो करते हैं, लेकिन उनमें कोई भी असर नहीं होता। भाई के लिए अगर दौलत आ रही थी तो वो इसकी मेहनत का फल था, लेकिन उसने उसे इस बात से जोड़ दिया कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, मेरे पास दौलत है, जो कि बहुत बड़ा शिर्क था। लेकिन मेरा भाई कहता है कि तुमने वक्त पर मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझे इस शिर्क की सजा जरूर मिलनी थी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक है। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की शिर्क करके अपनी नेकियां जाया ना करें। अल्लाह ने शिर्क की माफी नहीं रखी है और अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। तो